ईरान के युद्ध ने पूरी दुनिया में भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। विशेष रूप से अर्थव्यवस्था को देखें तो जापानी बॉन्ड्स इस सप्ताह की शुरुआत में 29 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। भारत में हम महंगाई या जीवन यापन की लागत को धीरे धीरे बढ़ते हुए देख ही रहे हैं और अब तो कई रेटिंग एजेंसियों ने हमारे देश की विकास दर के अपने अनुमानों को घटा दिया है। यूरोप ये जानकर स्तब्ध है कि तत्काल डिलीवरी के लिए कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल को छू लिया है। वैसे वायदा कारोबार कुछ हद तक संतुलित है, ये $100 के करीब है, जिसमें $5 की कमी बेसी होती रहती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है जिसने इजराइल के साथ साझेदारी में ईरान पर यह हमला शुरू किया। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, द हिंदू के बिजनेस मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भरत। ईरान के युद्ध ने हमारी जिंदगी में काफी अनिश्चितता ला दी है। हमारे जीवन यापन की लागत बढ़ गई है, जो प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई में दिखता है। यहां तक कि बुनियादी सुविधाएं जैसे खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस या यातायात के लिए ईंधन में भी। ये ऐसी जरूरतें हैं जिन्हें पूरा करना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है जिसने ये हमला शुरू किया, मतलब अमेरिका। आज अमेरिका आर्थिक रूप से कैसा प्रदर्शन कर रहा है, ये समझने के लिए आइए अमेरिका के जीडीपी, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और नौकरियों के सृजन से जुड़े कुछ व्यापक आर्थिक आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। इस साल 28 फरवरी को ईरान में युद्ध शुरू होने से पहले ही दिसंबर 2025 को समाप्त हुए तिमाही में अमेरिकी जीडीपी विकास दर 0.5% की सुस्त रफ्तार पर थी। ये उस 4.4% और 4% की वृद्धि की तुलना में काफी खराब थी जो अमेरिका ने ठीक पिछली तिमाही में देखा था। दिसंबर में समाप्त तिमाही के लिए यूटिलिटीज, परिवहन और निर्माण कार्य में गिरावट देखी गई। विशेष रूप से केंद्र सरकार के खर्च में लगभग 1% अंक की कमी रही। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के लिए रिपोर्ट किए गए नवीनतम विकास आंकड़े 10 साल के मूविंग एवरेज और दीर्घकालिक औसत दोनों से कम हैं। ये ऐतिहासिक रूप से अनुभव की गई विकास दर की तुलना में धीमी गति का संकेत देता है। एडवाइजर पर्सपेक्टिव्स के एक विश्लेषण के अनुसार कॉन्फ्रेंस बोर्ड का आर्थिक पूर्वानुमान भविष्यवाणी करता है कि मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए एक मामूली सुधार के बाद विकास अगली तिमाही में फिर से गिरकर 1.2% हो जाएगा और फिर 2027 की अंतिम तिमाही तक धीरे धीरे बढ़कर 2.5% वार्षिक तिमाही विकास दर पर वापस आ जाएगा। ये अभी भी उस 4.4% और 4% की वृद्धि की तुलना में खराब है जो दिसंबर 2025 की तिमाही थी। अब मुद्रास्फीति पर अमेरिका का प्रदर्शन कैसा रहा है? एक साल पहले की तुलना में मार्च में मुद्रास्फीति 3.3% रही, जो फरवरी के पिछले महीने में देखी गई 2.4% से काफी अधिक थी। लगभग 1% अंक का ये भारी उछाल 2022 के बाद से अमेरिका में देखी गई सबसे बड़ी उछाल है, जो मुख्य रूप से उसके ऊर्जा कीमतों में 11% की वृद्धि के कारण हुआ था। अब आप पूछ सकते हैं कि अमेरिका ऊर्जा की कीमतों में वैश्विक वृद्धि विशेष रूप से कच्चे तेल से इतना प्रभावित क्यों होना चाहिए, जबकि वो उतना ही तेल पैदा करता है जितना वो घरेलू स्तर पर खपत करता है। मैं यहां अपने दृष्टिकोण से इसे देखने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात, अमेरिका ने निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। वो तेल का आयात और निर्यात दोनों करता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर जो ऊर्जा कीमतें देखी जाती हैं, वे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल भरवाते समय दिखने वाली कीमतों में भी प्रतिबिंबित होती हैं। दूसरी बात, अमेरिका जो शेल ऑयल पैदा करता है, वो वेनेजुएला के तेल की तुलना में हल्का और मीठा संस्करण है, जो कि कच्चे तेल का भारी और खट्टा संस्करण है। अमेरिकी रिफाइनरियों को ऐतिहासिक रूप से भारी कच्चे संस्करण को रिफाइन करने के लिए डिजाइन और अनुकूलित किया गया है। इसलिए वो कच्चे तेल का इसके हल्के संस्करण का निर्यात करता है, इसे रिफाइन करवाता है और हम जानते हैं कि इसे विश्व स्तर पर बेचता है या वापस लाता है। लेकिन अमेरिका की रिफाइनरियों को अनिवार्य रूप से भारी तेल का आयात करना होगा और इसे यहाँ रिफाइन कराना होगा। आइए नौकरियों के सृजन पर नजर डालें, जो अमेरिका में आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अमेरिका में ये सकारात्मक है।
फरवरी में 1.33 लाख की गिरावट के बाद अमेरिका में गैर कृषि पेरोल में मार्च में 1.78 लाख नौकरियों की वृद्धि देखी गई। बेरोजगारी भी 4.4 से घटकर 4.3% हो गई। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि ये लगभग 4 लाख लोगों के काम छोड़ने से प्रभावित था। इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने महीने के लिए किसी भी श्रम गतिविधि में भाग नहीं लिया और इसलिए उन्हें डेटा में शामिल नहीं किया गया। और 2027 के बजट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा खर्च के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर की मंजूरी मांगी है और ये उस पहले के 1 ट्रिलियन डॉलर पर लगभग 500 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी थी जिसके लिए उन्होंने मंजूरी मांगी थी और जिसे वो इस कैलेंडर वर्ष 2026 में खर्च करने का इरादा रखते हैं। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के एक बयान में ये कहा गया है कि ये राशि द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले की ऐतिहासिक वृद्धि के करीब पहुंचकर रीगन काल के सैन्य विस्तार से भी अधिक है। ये एक ऐसा स्तर है जो वर्तमान वैश्विक खतरे के वातावरण को पहचानता है और हमारी सेनाओं की तैयारी और मारक क्षमता को बहाल करता है, इन सभी खर्चों और टैरिफ से संभावित राजस्व के साथ। हालांकि टैरिफ को अदालत में चुनौती दी गई है और अदालत ने एक निश्चित फैसला दिया है जो टैरिफ लागू करने के अधिकार को सीमित करता है। इन सब को देखते हुए अमेरिका के राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या है? राजस्व और खर्च के बीच स्पष्ट रूप से एक अंतर मौजूद रहा है और पश्चिम एशिया में वर्तमान संघर्ष ने अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता के कारण उस अंतर को और बढ़ा दिया है। नवीनतम सीबीओ, कांग्रेस के बजट कार्यालय और ट्रेजरी रिपोर्टों के अनुसार 2026 के लिए घाटा 1.9 ट्रिलियन डॉलर या जीडीपी का लगभग 6% तक पहुंचने का अनुमान है। अमेरिकी सरकार ने अकेले इस वित्तीय वर्ष के पहले कुछ महीनों में लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर उधार ले लिया है। पहली बार ब्याज पर होने वाला खर्च पूरे वार्षिक रक्षा बजट से अधिक होने जा रहा है, जो उच्च ब्याज दरों के कारण अमेरिका को सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक महंगा पड़ रहा है। जबकि टैरिफ राजस्व ने शुरुआत में 2025 में घाटे को संभाला था, फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने कुछ टैरिफ अधिकारों को सीमित कर दिया और इसने अगले दशक में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर की राजस्व कमी का अनुमान है। इसलिए अब इस सब का राजकोषीय प्रभाव क्या है? रिस्पॉन्सिबल फेडरल बजट की समिति का अनुमान है कि यदि अमेरिका वास्तव में इस ऐतिहासिक पुनर्शस्त्रीकरण के लिए जाता है और 2027 में राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह के अनुसार 1.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करता है, तो ये अगले दशक में राष्ट्रीय बजट में लगभग 5.8 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसमें ब्याज भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि बढ़े हुए टैरिफ से इन खर्चों की भरपाई हो जाएगी, लेकिन वर्तमान सीबीओ का अनुमान बताता है कि टैरिफ राजस्व सैन्य खर्च में प्रस्तावित वृद्धि का केवल 15 से 20% ही कवर कर पाएगा, विशेष रूप से कार्यकारी टैरिफ शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद। अमेरिका में अर्थशास्त्री कर्ज के जाल को लेकर चिंतित हैं। ऋण जीडीपी अनुपात वर्तमान में 100% को पार कर गया है और 2036 तक इसके 120% तक पहुंचने का अनुमान है। ये युद्ध के दौरान खर्च के साथ साथ बढ़ती ब्याज दर व्यवस्था के संयोजन के कारण हुआ है। ये अमेरिका को एक वित्तीय या राजकोषीय स्थिति में डालता है, एक ऐसी नाजुक राजकोषीय स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से कभी नहीं रही। अब क्या फर्क पड़ता है अगर राजकोषीय घाटा 120% तक चला जाता है? आंकड़ों से पता चलता है कि ब्याज भुगतान अब पूरे रक्षा बजट से अधिक होने की राह पर है। ये एक ऐसा चक्र बनाता है जहां सरकार को केवल उस पर ब्याज देने के लिए उधार लेना पड़ता है जो उसने पहले से ले रखा है, जिसे डेट स्पाइरल कहा जाता है। ये निजी उधार को भी बाहर कर देता है, जिसका अर्थ है कि सरकार इतनी बड़ी इकाई होने के नाते उपलब्ध ऋण को अधिक से अधिक खपत कर रही है और निजी उद्यमों के पास अपने संचालन के लिए उधार लेने के लिए पर्याप्त धन नहीं बचता है। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए कोई कयामत की भविष्यवाणी नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो अमेरिका होने के नाते शायद इन समस्याओं से पार पालेगा और अपनी पहले वाली स्थिति में वापस भी आ जाएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन ये केवल तथ्यों का एक बयान है जो हमें बताती है कि युद्धकालीन खर्च उस वातावरण में क्या कर सकता है जो पहले से ही नाजुक स्थिति में है। अब हम क्या आप जानते हैं पर आते हैं, जो हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने अपने इतिहास की शुरुआत कर्ज में रहकर की थी, जिस पर 1791 तक 75 मिलियन डॉलर से अधिक का कर्ज था।
सितंबर 1789 में तत्कालीन ट्रेजरी सचिव अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने अमेरिकी बजट के भीतर कमी को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका के साथ $19,694 उधार लेने के लिए कुछ शर्तों पर बातचीत की थी। और अब इस सप्ताह का क्विज। अमेरिका में पहली और अंतिम बार ऐसा कब हुआ था जब अमेरिका पूरी तरह अपना राष्ट्रीय कर्ज चुका दिया था, और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न था कि भारत में पहला आयकर अधिनियम कब पारित हुआ था। इसका उत्तर है कि ये 1886 में हुआ था, जब पहली बार था हमारे देश में अलग से आयकर अधिनियम पारित किया गया था। इस एपिसोड में आज इतना ही। यदि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। आपका सप्ताह शुभ हो।